नमस्कार दोस्तों, ई शाला के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में हम करंट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, G7 समिट हिरोशिमा 19 से 21 मई 2023। अभी हाल ही में 19 से 21 मई के बीच में इस समिट का आयोजन जापान के एक शहर हिरोशिमा में आयोजित हुआ था। और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि इस पर किन किन मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा की गई। साथ में आने वाले परीक्षा में यहाँ से किस प्रकार का सवाल बन सकता है। हिरोशिमा वैसे भी काफ़ी फेमस जगह रही है। आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 6 अगस्त 1945 को इसी शहर पर परमाणु बम डाला गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम डाला गया था। उसके बाद में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज की रहने वाली है। आप हमारी क्लास को पूरी देखिए। देखिए, सबसे पहले कुछ यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। 49वां G7 का जो शिखर सम्मेलन है वो 19 से 21 मई 2023 के बीच, तो इस डेट को हमें बिल्कुल याद रख लेना है। 19, 20 और 21 यानी कि 3 दिन इस समिट का आयोजन जापान के एक शहर हिरोशिमा में किया गया। तो इस जगह को भी याद रखना है, क्योंकि जिस प्रकार के आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो एक कथन में अगर मान लीजिए डेट दी जाए 19 से 21 मई 2023 और इसके अलावा जापान के एक शहर हिरोशिमा में इसका आयोजन हुआ, या फिर G7 में कौन कौन से देश शामिल थे, और फिर इन कथनों पर विचार कीजिए और निम्न कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। 49वां शिखर सम्मेलन था ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो G7 का 49वां शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन 19 से 21 मई 2023 को हिरोशिमा जापान में इसका आयोजन हुआ। G7 जो है वो 7 देशों का समूह है, जैसा कि G7 के नाम से लिखा है। G का अर्थ यहाँ पर है ग्रुप, यानी कि ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्री है। 7 आधुनिक बड़ी अर्थव्यवस्था वाले ऐसे देश हैं जिनका एक समूह है, और वो हर साल बारी बारी से अपने में से किसी भी एक देश में इस समिट का आयोजन करता है। साथ ही इसमें कुछ आमंत्रित देश भी होते हैं, जिस प्रकार भारत इस बार का एक आमंत्रित सदस्य देश इसमें था, और हमारे देश की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया। साथ ही इसमें देखते हैं G7 7 देशों का समूह है, जिसमें कौन कौन से देश हैं। तो इसमें आपको कनाडा मिल जाएगा, कनाडा के अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इस समूह के सदस्य हैं। देखिए, याद करना जो इसमें बहुत ही आसान है। मैं आपको बताता हूं कि इसको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं 2 देशों को इसमें मार्क करता हूं जो उत्तरी अमेरिका से संबंध रखते हैं। एक इसमें हो जाएगा कनाडा, जिसको मैंने इस प्रकार से ब्लैक करके मार्क कर दिया है, और दूसरा एक इसमें हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 2 देश इसमें ऐसे हैं जो कि उत्तरी अमेरिका से संबंध रखते हैं, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि 7 देशों को अगर हमें याद करना है तो किस प्रकार से होगा। 2 देश उत्तरी अमेरिका से संबंध रखने वाले हैं। इसके अलावा 4 देश यहाँ पर, एक देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस, एक हो जाएगा जिसको मैंने पिंक कलर से बनाया, पिंक ये हो जाएगा फ्रांस। दूसरा हो जाएगा जर्मनी, तीसरा हो जाएगा इटली, और चौथा हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम यूके कहते हैं या इंग्लैंड कहते हैं, ठीक है, या ब्रिटेन। तो 4 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये 4 देश ऐसे हैं जो कि यूरोप से संबंध रखते हैं। इसमें भी हम 2-2 को याद कर सकते हैं। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो मित्र देश कहलाते थे, और इसके अलावा इटली और जर्मनी जो कि ध्रुवी राष्ट्र कहलाते थे। तो 2 ध्रुवी राष्ट्र होंगे यहाँ पर और 2 यहाँ पर मित्र राष्ट्र होंगे। कुल मिलाकर के 4 देश ऐसे हैं जो यूरोप से संबंध रखते हैं। तो 4 यूरोप के हो गए, 2 देश इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के हो गए, 6 हो गए, और एक देश इसमें बचा है, और वो एक देश कौन सा है, वो है जापान, जो कि एशिया से संबंध रखता है। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर अमेरिका, इससे यहाँ पर 2 देश हैं जो कि कनाडा और यूएसए है। अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप से इसमें 4 देश हैं, ठीक है, 4 और 2 6 हो गए। 4 देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम, और इसके अलावा एशिया से इसमें केवल एक देश है, और वो है हमारा जापान। तो कुल मिलाकर के 4, 2, 6 और 1 7, ये 7 देश इसमें वर्तमान समय में शामिल हैं।
आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बातों पर करते हैं। G7 की स्थापना कब हुई, इसमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए G7 एक अंतर सरकारी संगठन है, और अंतर सरकारी संगठन का सीधा सीधा यहाँ पर यह तात्पर्य है कि ये जो 7 देश हैं उन देशों की जो सरकारें हैं उनका आपसी एक संगठन है। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में हुआ था। तो सन को आपको याद रखना, 1975 में इसका गठन किया गया था। ईयर यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है 1975। आरंभ में इसमें केवल 6 देश थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब 1975 में इस संघ का गठन हुआ या ये जब ग्रुप बना तो इस समय इसमें केवल 6 देश थे। और वो 6 देश कौन से थे, देखिए सबसे पहले इसमें है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, या जिसको हम यूएसए कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें शामिल थे। कुल मिलाकर के यहाँ पर एक देश नहीं था और उसका नाम है कनाडा। ये यहाँ पर शामिल नहीं था, यानी कि 1975 में जब इस संगठन का गठन हुआ उस समय कनाडा इसमें नहीं था। तो कनाडा कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इसके जो संस्थापक सदस्य थे उनमें से कनाडा यहाँ पर शामिल नहीं था। कनाडा कब शामिल हुआ, तो देखिए अगले जो पॉइंट है उसमें हम देखेंगे। कनाडा 1976 में इसमें शामिल हुआ, और इसी के बाद में ये शामिल होते ही जो पहले यहाँ पर G6 था एक प्रकार से, वो कनाडा के 1976 में शामिल होने के बाद, यानी कि ठीक 1975 के बाद ठीक एक साल बाद, यानी कि 1976 में एक साल बाद ही कनाडा इसमें शामिल हो गया। और इसके साथ में ही ये जो G6 हुआ करता था वो बाद में G7 हो गया, क्योंकि लंबे समय तक इसके सदस्य 7 प्रमुख देश रहे हैं, इसलिए इसको G7 के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। आगे अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है 1979 नहीं 1978 की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ये थोड़ी सी यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 1998 में रूस इस समूह में शामिल होने के बाद में कई वर्षों तक G7 को G8 कहा गया। यानी कि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1998 में 1998 में इसी G7 में रूस शामिल हुआ, और एक और देश और ऐड होने के बाद में ये G7 की जगह G8 बन गया। और G8 ये कब तक रहा, तो G8 के रूप में ये जाना जाता रहा। किंतु कब अलग हुआ, वर्ष 2014 में रूस को क्रीमिया विवाद के कारण, क्रीमिया इसके पास में एक छोटी सी जगह है, तो जैसे अभी वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, उसी प्रकार से क्रीमिया को लेकर के भी रूस और यूक्रेन के बीच में काफी समय तक इनके बीच में विवाद रहा, और अंततः क्रीमिया पर रूस का अधिकार हो गया। और ये 2014 की बात है। 2014 के समय जब ये विवाद चल रहा था, उसी समय इस G8 ग्रुप से रूस को निष्कासित कर दिया गया। और कुल मिलाकर के एक बार फिर से 2014 के बाद ये जो ग्रुप 7 है, जो उस समय तक ग्रुप 8 था, यानी कि 2014 तक, वो बाद में दोबारा एक बार G7 रह गया। तो यहाँ पर हम ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर 1998 में रूस शामिल होता है और 2014 में रूस को यहाँ पर बाहर कर दिया जाता है। तो ये दोनों ईयर भी बड़े इंपॉर्टेंट है कि कब रूस इसमें शामिल हुआ और कब रूस इसको अलग कर दिया गया। तो दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों पर यहाँ पर हम नजर डालते हैं। G7 और भारत, देखिए इस बार भी इसमें भारत शामिल था, और भारत को किस प्रकार से यहाँ पर आमंत्रित किया गया, तो इसको हम देख लेते हैं। भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, एक इंपॉर्टेंट बात है, स्थायी सदस्य नहीं है। G7 में 7 देश है जिनको हमने याद कर ही लिया, लेकिन फिर भी पिछले कई सालों से लगातार भारत इस समिट में गेस्ट के तौर पर, यानी कि मेहमान के तौर पर भारत को बुलाया जाता है और भारत इस मीटिंग में जाता है। 2019 के बाद से ये लगातार 5वीं बार है, लगातार 5वीं बार भारत को इस समिट में बुलाया गया है, भारत को G7 समिट में बुलाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, 2019 के बाद लगातार भारत को बुलाया जाता रहा है। गेस्ट कंट्री के तौर पर भारत को सबसे पहले कब बुलाया गया, यहाँ पर ये भी बात कर लेते हैं। तो इस G7 समिट में फ्रांस ने 2003 में, जब फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था, तो आयोजनकर्ता देश फ्रांस ने भारत को सबसे पहले 2003 में यहाँ पर आमंत्रित किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें ध्यान में रखना है कि जब भारत इसमें गेस्ट के तौर पर जाता है तो भारत सबसे पहले भारत को कब बुलाया गया, तो ईयर को हमें याद रखना है। 2003 में फ्रांस ने सबसे पहले भारत को यहाँ पर इन्वाइट किया था। और इसके साथ में पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह भी 5 बार G7 की बैठकों में
हिस्सा ले चुके हैं। तो ये पहली बार नहीं है कि भारत इस मीटिंग में शामिल हुआ, इससे पहले भी भारत इसमें शामिल होता रहा है। तो इन बातों को भी हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है G7 के शिखर सम्मेलन। इनके ऊपर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि इसका पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ, वर्तमान अगर हिरोशिमा जापान में हुआ तो इससे पहले वाला कहाँ हुआ, और आगे वाला कहाँ पर प्रस्तावित है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसका पहला जो शिखर सम्मेलन है, जो कि G6 के रूप में था, वो जो कि अब G7 है, उसमें G6 था जब पहला हुआ था। इसका पहला शिखर सम्मेलन 15 से 17 नवंबर, अगर डेट याद भी ना रहे तो हमें ये सन जरूर याद रखना है, 1975 को फ्रांस के रेमोइलेट शहर में हुआ था। तो इसका पहला और महत्वपूर्ण जो शिखर सम्मेलन है वो फ्रांस में आयोजित हुआ था। फ्रांस का रेमोइलेट एक शहर है, उसमें आयोजन हुआ था 15 से 17 नवंबर 1975। इसके अलावा दूसरा G7 शिखर सम्मेलन जो है, जिसमें कि कुल मिलाकर के ये G6 G7 के रूप में बदल गया, जिसे रेमोइलेट सेकंड भी कहा जाता है, ये 27 और 28 जून 1976 के बीच में डोराडो प्यूर्टो रिको में ये आयोजित हुआ था। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है, जिसमें ये G6 जो है वो G7 के रूप में बन गया। और हमें यहाँ पर ये भी याद रखना है कि ये बनने के बाद में 1976 में ही कनाडा इसमें शामिल हुआ था। इससे पहले 6 देशों का ये समूह था। तो इसका आयोजन प्यूर्टो रिको में हुआ था, ये भी ध्यान में रखना। अगला 49वां यानी कि 49वां शिखर सम्मेलन जो अभी आयोजित हुआ है 19, 20, 21 मई को, ये 49वें नंबर का है। अगर आप क्रम की बात करें तो 49वां G7 शिखर सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा जापान में इसका आयोजन किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जापान वैसे भी ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखें तो मैंने पहले चर्चा की, जिसके ऊपर 6 अगस्त को परमाणु बम डाला गया था अमेरिका के द्वारा, ये वही शहर है। और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम डाला गया था। साथ ही हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगला वाला यानी कि अभी 49वां आयोजित हुआ, तो 50वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 में, वर्ष 2024 में यानी कि नेक्स्ट ईयर, ये इटली में इसका आयोजन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगला वाला जो शिखर सम्मेलन है वो उसका आयोजन इटली में होना है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है, 2024 में ये होगा और 50वां शिखर सम्मेलन ये होगा। तो वैसे भी ये अगर नंबर की दृष्टि पे देखें तो 50वां शिखर सम्मेलन है, एक माइलस्टोन इन्होंने किया है। तो अगला शिखर सम्मेलन इटली में इसका आयोजन होगा। तो इसको भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। G7 के 2023 के सम्मेलन में आमंत्रित देश कौन कौन से थे। बहुत सारे देशों को यहाँ पर बुलाया गया, जिसमें भारत भी एक था। तो हम यहाँ पर इन पर एक नजर डाल लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे देश की बात करें तो भारत इसमें शामिल था। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ के बाद में हमारे प्रधानमंत्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल था। इसके अलावा ब्राजील था, क्या उसमें कोमोरोस था, कुक आइलैंड्स एक छोटा सा द्वीपीय देश है वो इसमें शामिल था, इंडोनेशिया को इसमें बुलाया गया, साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया को इसमें बुलाया गया, यूक्रेन को बुलाया गया। और न्यूज़पेपर में एक फोटो भी प्रकाशित हुआ था जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में यहाँ पर वार्ता भी हुई थी। तो यूक्रेन इसमें शामिल था, चर्चाओं में था। तो इस देश को पूछा जा सकता है, हमें ध्यान में रखना है। और इसके अलावा इसी G7 में वियतनाम भी एक आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल था। तो ये कुछ ऐसे देश थे जिनको इसमें बुलाया गया। साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें कुछ G7 2023 का जो सम्मेलन हुआ था, इसमें कुछ प्रमुख संस्थाओं को भी यहाँ पर बुलाया गया था। वो संस्थाएं कौन कौन सी थी उनको भी हम देख लेते हैं। तो कुछ प्रमुख संस्थाएं यहाँ पर थी, देखिए पहला है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसको इसमें बुलाया गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं, IMF इसमें शामिल था। इसके अलावा OECD इसमें शामिल था। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस यानी कि UN या UNO इसमें शामिल था। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जिसे शॉर्ट में हम W भी कह सकते हैं, वर्ल्ड बैंक इसमें शामिल था। और इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO इसमें शामिल था, शॉर्ट में जिसको हम WHO कहते हैं। और इसके अलावा जिसको हम WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इसमें शामिल था। तो विश्व की जो बड़ी संस्थाएं हैं, जो आर्थिक दृष्टि से भी और इसके अलावा हेल्थ के दृष्टिकोण से भी, यानी कि इसमें वर्ल्ड बैंक शामिल था,
WTO इसमें शामिल था, IMF था, WHO इसमें शामिल था, यूनाइटेड नेशंस था। तो ये कुछ प्रमुख संस्थाएं थी जिनको इस सम्मेलन में बुलाया गया था। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये सम्मेलन था। वर्तमान में बात कर लेते हैं कि ये जो समिट है ये क्यों अपना महत्व रखती है। तो यहाँ पर बात करते हैं G7 जो देश हैं इनकी बात कर लेते हैं। 1980 के दशक में दुनिया की कुल GDP का लगभग 60% हिस्सा G7 देशों के साथ में था। यानी कि जो इसके शुरुआती संस्थापक देश हैं, यानी कि जो G7 आज भी जो 7 सदस्य हैं उनके पास में अगर 1980 के दशक की अगर हम बात करें, क्योंकि 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 1980 का वो दशक था। उस दशक में पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो पूरे दुनिया की जो GDP है उसका 60% हिस्सा इन 7 देशों के पास में हुआ करता था। इसीलिए ये 7 प्रमुख आधुनिक अर्थव्यवस्था वाले देश थे, इसलिए इन्होंने अपना मिलाकर के एक G7 के नाम से एक संघ इन्होंने बनाया। अगर वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्ष 2023 में यह घट करके लगभग 30% के आसपास ये रह गया है। 30-31% के आसपास वर्तमान जो पूरे दुनिया की जो GDP है उसका 30-31% हिस्सा ये 7 जो देश हैं जो G7 के नाम से जाने जाते हैं ये रखते हैं। इसके अलावा G7 देशों में विश्व की 10% आबादी निवास करती है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वैश्विक CO2 उत्सर्जन में G7 देशों का लगभग यहाँ पर 11% के आसपास, 10-11% के आसपास इनका योगदान यहाँ पर रहता है। तो इसको भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा G7 ये भी दावा करते हैं कि 2016 में पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के पीछे इसकी प्रमुख भूमिका रही है। लेकिन एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आती है यहाँ पर कि पेरिस जो समझौता था उससे पहले अमेरिका अलग हो गया था, हालांकि बाद में वापस शामिल हो गया था। इसलिए यहाँ पर ये बात लिखी है कि हालांकि अमेरिका इस समझौते से 2020 में हट गया था, लेकिन 2021 में फिर से वो शामिल हो गया। तो पेरिस जो जलवायु समझौता था 2016 में जो आयोजित हुआ उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस बात को ये जो आयोजक देश हैं या जो इसमें शामिल देश हैं वो बार बार इस चीज को भी गिनाते हैं। तो कुल मिलाकर के आज की इस क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उन पर चर्चा की। G7 एक वर्तमान में जो एक समिट का आयोजन हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बन सकते हैं। आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।